Good morning everybody. Now today we will see the design of turnbuckle. It is also called the screwed adjustable screw joint. Okay, I'll draw the diagram over here and we'll see first the alphabets which we are going to design in this video. Now before seeing this video, I'll share you different two other videos. You can see the application, the working, and how do we select the adjustable screw joints from there, so you'll get an idea about the screw joints. Okay, so I'll draw the diagram over here. There are mainly two parts of this joint. One is coupler, that is actually the coupler nut and the coupler itself, and the second is the rod. Now जैसे कि quarter joint और knuckle joint में we join the two shafts which are under the tensile load. Same over here also the rods are going to bear the tensile load. Okay, but only difference is there, हम जो rod के ends थे वही हम joint की shape में बनाते थे, but here we are going to make it in the threaded shape. The ends of the shafts will be threaded. Okay, so इसीलिए इसको threaded या screwed joint भी बोलते हैं. देखो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड का जो ये शाफ्ट है, एंड ऑफ द शाफ्ट, ये मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग बता दिया है. सेम हियर यू कैन सी थ्रेडिंग ऑन दिस साइड. हम क्या करते हैं कि एक साइड अगर राइट हैंडेड स्क्रूड है तो दूसरे साइड का लेफ्ट हैंडेड रहेगा. ठीक है, तो क्या होगा कि उनका स्क्रू इन स्क्रू आउट डायरेक्शंस जो रहेगा वो अपोजिट हो जाएगा. ओके, दीज आर द रॉड्स, दीज टू आर द रॉड्स विच वी आर गोइंग टू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्क्रूड जॉइंट्स और विद द हेल्प ऑफ द टर्नबकल. ओके, नाउ ये अगर स्क्रूड है तो ऑब्वियसली द कपलर will have the same size of threading inside, so it will make the screw joint. Okay, so this is the coupler. ये कपलर है, मतलब ये जो दोनों थ्रेडेड शाफ्ट के जो दो पीस है जिनको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए द कपलर इज़ गोइंग टू अकोमोडेट इट. उसको कपलर जो है उसके लिए नट का काम करेगा. ठीक है, सो कपलर का ये जितना लेंथ है जिसके लिए वहाँ पे उसकी थ्रेडिंग है, इसको हम बोलते हैं कपलर नट. जितने लेंथ के लिए थ्रेडिंग है दैट पार्ट इज कॉल्ड कपलर नट. एंड जो पार्ट के लिए थ्रेडिंग नहीं है, जो बीच का पार्ट रह गया है, इसको हम लोग कपलर बोलते हैं. एंड दीज आर, इसको रॉड बोलो या थ्रेडेड शाफ्ट बोलो, these are the rods which we are going to join with the help of the turnbuckle. Okay, now we'll see the alphabets, the different dimensions. Now अगर ये threaded parts है या screwed है, इसके ऊपर screwing है, threads बने हुए, तो तुमको सबको पता है कि जहाँ पे screw होते हैं, threads होते हैं, वहाँ पे plain एक diameter नहीं होता है, वहाँ पे दो diameters होते हैं, core diameter and the nominal diameter. Okay, मैंने यहाँ पे separately यहाँ पे एक diagram बनाया है फॉर थ्रेडिंग्स जो है उसके डायमेंशंस बताने के लिए. तो कोर डायमीटर तुमको पता है कि जो अंदर पार्ट होता है उसको हम जनरली बोल्ट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो थ्रेडेड पार्ट्स आता है जिसको इंटरनल थ्रेडिंग होती है तो उसको नट बोलते हैं. ओके, तो थ्रेड्स एंड नट की ये बोल्ट एंड नट का ये जो पेयर होता है उसके लिए एक डायमीटर होता है कोर डायमीटर, मतलब जो मिनिमम डायमीटर होता है थ्रेड का उसके रूट पर, दैट इज़ कोर डायमीटर. एंड आउटर डायमीटर जो नॉमिनल डायमीटर होता है उसका आउटर डायमीटर होता है, उसको DO से लिखते हैं, कोर डायमीटर को DC से बताते हैं. तो दीज आर टू डायमेंशंस. एंड द पिच ऑफ द थ्रेड्स, थ्रेड का ये जो पिच होता है इसको स्मॉल लेटर P से बताते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर रॉड के ऊपर और नट के अंदर अगर थ्रेड्स बनाने वाले हैं तो वी हैव टू मेजर इट्स कोर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर एंड पिच ऑफ द थ्रेड्स. ओके, ठीक है, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे रॉड के अंदर प्लस कपलर नट में. ओके, सो दीज डायमेंशंस यू कैन राइट DC, DO and pitch related with the threads. These dimensions are related with the threads. Now L, small letter L,
कपलर की वो लेंथ जिसके जितनी लेंथ के लिए उस पर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एल, उसको कपलर लेंथ बोलते हैं या कपलर नट लेंथ बोलते हैं उसको। इतने लेंथ के लिए जो थ्रेड्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मैशिंग कॉन्टैक्ट में होते हैं। देखो थ्रेड जो है वो शाफ्ट के इधर आगे और पीछे भी हो सकते हैं, बट जितने थ्रेड्स नट के साथ में मैश होते हैं उसकी जो लेंथ रहती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उतने ही थ्रेड्स उतने ही टीथ्स को हम काउंट करते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ टीथ्स इन कॉन्टैक्ट, ओके, जिसके लिए हम स्मॉल लेटर एन यूज़ करने वाले हैं। दैट अल्फ़ाबेट जब ये डायमेंशंस में आएगा तभी मैं तुमको बताऊंगी। ओके, नाउ दिस इज़ द कपलर। कपलर का ये जो डायमेंशंस है, दिस डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय D1, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कपलर, एंड दिस डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर D2, द आउटर डायमीटर ऑफ द कपलर। ओके, नाउ नट का एक डायमेंशन, ये अंदर वाले जो डायमेंशन है नट के, वो तो ये DC DO पिच में कवर हो गया, बस एक डायमीटर रह गया उसका, ये वाला डायमीटर, मतलब कपलर नट का आउटर डायमीटर, ठीक है, इसको हम बताते हैं कैपिटल लेटर D से। नाउ द लोड विच इज गोइंग टू बी बेयर्ड बाय दिस जॉइंट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर W, ठीक है, वो हम लोग W से बताते हैं, ठीक है। सो कितने अल्फ़ाबेट्स हमको, और उसमें और एक रहता है ये स्मॉल लेटर T मीन्स दिस थिकनेस, ठीक है, D1 एंड D2 मिल गया तो T हमको वो डायमेंशन से मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो दीज मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन डिज़ाइन, एंड जो सिग्मा T, टाउ, ये जो हम लोग जैसे अब तक लेके आए, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एंड परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, उसके लिए जो अल्फ़ाबेट्स हम अब तक के कैलकुलेशन डेरिवेशंस में यूज़ करते हैं वो सेम बिल्कुल उसी तरह से रहेगी, ठीक है। ना आई हैव डिवाइडेड द कंप्लीट डिज़ाइन इनटू 3 स्टेप्स, ठीक है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ना स्टेप्स पर जाने से पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे जितना लोड बेयर करता है, जितना लोड जो है वो शाफ्ट पर, रॉड्स पर आता है, ठीक है, मतलब इससे अगर हम रूफ ट्रस के केबल्स अगर ज्वाइन करने वाले तो उसमें जितना टेंसाइल लोड आता है, डिज़ाइन करते टाइम हम लोग ये थ्रेड्स के लिए उसको 1.3 टाइम्स बढ़ाकर कंसीडर करते हैं, बिकॉज जितना टेंशन रॉड में आने वाला है थ्रेड्स पर उससे ज़्यादा आने वाला है। ओके, सो व्हाट विल डू बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, हमको क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डिज़ाइन लोड, बिकॉज जनरली टर्न बकल के न्यूमेरिकल में डिज़ाइन लोड नहीं दिया हुआ रहता है, द लोड या टेंशन इन द रॉड्स दिया हुआ होता है जिसको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो डिज़ाइन लोड जो है, जैसे हम अब तक उसके लिए W वर्ड यूज़ करते हैं तो W ही लेंगे, दैट इज़ 1.3 इंटू द लोड कैरीड बाय रॉड, लोड कैरीड बाय रॉड्स में जितना लोड आने वाला है उसका 1.3 टाइम्स हमको करना है, ठीक है। तो ये पहले कर लेंगे, दैट विल बी W। ये सिर्फ टर्न बक्कल की ही केस में है, क्वार्टर जॉइंट में या नकल जॉइंट में जितना लोड शाफ्ट पर जितना लोड दिया हुआ होता है वो सेम लोड हम कंसीडर करते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 इज डिज़ाइन ऑफ रॉड, Now design of rod में we are going to design the dimension DC, DO, pitch and small letter L। Now मैंने पहले ये अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग नहीं लिखा है इसलिए अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो वेयर या लेट DC is equal to core diameter of thread, कोर डायमीटर। DC DO और पिच में एक रिलेशन रहता है, वो भी यहाँ पे साइड में लिख लो, DC इज इक्वल टू D आउटर माइनस पिच होता है। और फॉर स्क्वायर थ्रेड्स D आउटर और DC का एक रिलेशन है, D आउटर इज इक्वल टू DC डिवाइड बाय 0.84 होता है। ये सिर्फ स्क्वायर थ्रेड्स के लिए हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ DC हो गया कोर डायमीटर, DO इज नॉमिनल डायमीटर या इसको तुम आउटर डायमीटर भी बोल सकते हैं। स्मॉल लेटर P इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है, ये जनरली मिलीमीटर में होती है। नाउ स्मॉल लेटर L इज़ लेंथ ऑफ कपलर नट,
ओके यहाँ पे बहुत सारे एम्पिरिकल रिलेशंस है, तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तुमको वो रिलेशंस भी बताती चलूँगी। लेंथ ऑफ कपलर नट जो है वो वी कैन टेक 1.25 टाइम्स ऑफ डी आउटर, नॉमिनल डायमीटर का हमको पहले से पता है तो ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1 जिसमें हम इतने डायमेंशंस, इतने अल्फ़ाबेट्स कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ विल सी द डिटेल ऑफ द step number 1. Now how many stresses we are going to consider in step number 1? In that the first one is, अब मैं सिर्फ लिखूंगी failure due to which stress I am going to consider. This is under the heading of the rod, design of rod, मतलब failure of rod रहेगा वो, under tension or under shear or under crushing. Okay, so I'll consider the first failure due to tension. Failure due to tension. Now this complete joint is going to bear the tensile load, तो obviously the rods are going to bear the tensile load. ओके तो रॉड जो है वो उसका प्लेन नहीं है डिज़ाइन, जहाँ पे थ्रेड्स है वहाँ पर उसका मिनिमम वाला हम लोगों को, देखो इसमें कोई होल नहीं है कॉटर या नकल जैसा रॉड में, ठीक है, इसलिए हम लोग होल का सेक्शन ढूंढने नहीं जाएंगे फॉर गेटिंग द वीकेस्ट सेक्शन. व्हाट विल डू, हम जो एक कोर डायमीटर वाला जो डायमेंशन है, जो क्रॉस सेक्शन है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है. सो आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर दैट, सिग्मा टी, दिस इज द स्ट्रेंथ इक्वेशन, W upon the section which is going to bear the maximum tensile load will be pi by 4 dc square. So formula बन गया मेरा सिग्मा टी के लिए W upon pi by 4 into dc square. So from this we'll get the dc, ये डायमेंशन हमको यहाँ से मिल जाएंगे. ओके बट ये जो dc है तो DC, DO, पिच, ये सब के लिए हमको स्टैंडर्ड टेबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है. जैसे अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर बुक रहेगा तो वो देख सकता है कि बुक के लास्ट में ये देखो इस तरह से अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है. इसके अंदर स्क्वायर थ्रेड्स के लिए कुछ रेफरेंस टेबल दिया हुआ है फॉर नॉमिनल डायमीटर एंड द पिच ऑफ द स्क्वायर थ्रेड्स. ओके तो यहाँ पे रेंज दी हुई है कि 22, 24, 26 या 28 का अगर नॉमिनल डायमीटर है तो पिच 5 का होता है, उसका 5 मिलीमीटर का. 30, 32, 34, 36 है तो दिस 46, 48, 50, 52 के लिए इट इज़ 8 और ऐसे ही दिए हुए, ठीक है. या तो ये टेबल हो सकता है, दिस टेबल विल बी गिवन इन द एग्जाम, नहीं तो क्या करेंगे हम थोड़ी सी उसकी जो रेंज रहती है वो याद कर लेते, या तो फिर इस तरह से टेबल दिया हुआ रहता है, स्टैंडर्ड टेबल फॉर द स्क्वायर थ्रेड्स. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, इसमें देखो कोर सीरीज़ के लिए ये डेजिग्नेशन है स्क्रू का, ठीक है. उसके अंदर पिच कितना रहेगा, उसका नॉमिनल मतलब डी आउटर जो रहता है हमारा नॉमिनल डायमीटर वो कितना रहेगा नट एंड बोल्ट के पेयर के लिए, ठीक है. इफेक्टिव डायमीटर जो रहता है ये हम जनरली नहीं लेते हैं डिज़ाइन में, हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है. फिर बोल्ट एंड नट के लिए कोर डायमीटर्स कितने रहेंगे वो यहाँ पर दिए हुए, ठीक है. डेप्थ ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रेस एरिया, तो हमको इसमें से सिर्फ डी आउटर, उसके बाद में जो हमारा रॉड है वो बोल्ट की जगह पे है तो बोल्ट वाले कॉलम का DC हमको चाहिए रहता है, डी आउटर चाहिए रहता है और पिच चाहिए रहता है. तो ये 3 कॉलम्स तुमको रीड करते आना चाहिए. सो यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला डायमेंशन का स्क्रू जो है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है. तो एक बार DC मिल गया तो फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल से हम DC से करस्पॉन्डिंग, DC की करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाला DC, डी आउटर और पिच, ये सब हम स्टैंडर्ड टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज़ लेते. ओके अगर ये रेफरेंस टेबल वहाँ पे दिया हुआ है तो तुम वहाँ पर वो डालोगे, या तो फिर डिज़ाइन डेटा बुक अगर परमिशन देते हैं एग्ज़ाम में तो तुम वहाँ से वो वैल्यूज़ सिलेक्ट करोगे. ओके और अगर नहीं कहीं से मिलता है तो ये जो तुम्हारे पास जो रिलेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है DC इक्वल टू डी आउटर माइनस पिच, कोई एक पिच सिलेक्ट करके और DC तुम्हारे पास अगर है तो डी आउटर या बाकी की वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो, ठीक है. दिस डाउट विल बी क्लियर इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल. जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पे ये डाउट क्लियर हो जाता है. अगर टेबल दिया हुआ है तो बेस्ट है कि तुम टेबल से डायरेक्ट जो है वो डिज़ाइन की वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये 3 हमको मिल गए, DC मिल गया, डी आउटर मिल गया और पिच मिल गया. ओके ये 3 डायमेंशंस हमको ये पहले कैलकुलेशन से मिल गए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल से. स्टैंडर्ड के टेबल किसके, जनरली स्क्वायर थ्रेड का टेबल यूज़ करते हैं हम लोग. ओके so up to here is it clear that in step number 1 we have considered the first category of
failure that is due to tension. Okay, now we'll consider, I'll write the second category. अब हम उसके जनरली क्या कंसीडर करते हैं? द क्रशिंग स्ट्रेस इन थ्रेड्स. क्रशिंग स्ट्रेस इन थ्रेड्स. ना अब तुम लोग तुम्हारा दिमाग लगाओ कि क्रशिंग स्ट्रेस कैसे इंड्यूस होगा इन द थ्रेड्स. मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है. द क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इट इज़ लोकलाइज्ड टू कॉम्प्रेशन व्हेन द टू मैकेनिकल पार्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, इन प्रेस्ड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो उनका जितना कॉन्टैक्टिंग एरिया होता है उसके लिए जितना प्रोजेक्ट उस कॉन्टैक्टिंग एरिया का जो प्रोजेक्टेड एरिया रहता है दैट इज़ इन्वॉल्व इन क्रशिंग. ठीक है, तो देखो ये जो थ्रेड्स का ये जो प्रोफाइल है इसके लिए नट एंड बोल्ट, मतलब यहाँ पर हमारा कपलर नट एंड रॉड बोथ आर इन प्रेस्ड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, तो ये जो ये वाला जो एरिया है इसका प्रोजेक्टेड एरिया हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एक मिनट, एल वाला स्टेप हमने पहले नहीं लिया. हम क्रशिंग से पहले जो है ना शीयर कंसीडर करते हैं. ठीक है, शीयर फेलियर ऑफ थ्रेड या शीयर स्ट्रेस, शीयर फेलियर ऑफ थ्रेड. सेकेंड हम शीयर लेते हैं बिकॉज हम एक डायमेंशन बीच में मिस कर रहे हैं, स्मॉल लेटर एल. सो फॉर दैट आई विल कंसीडर द शीयर फेलियर फर्स्ट. शीयर फेलियर ऑफ थ्रेड्स, और ये होता है रूट्स पर, इसलिए वहाँ पे ऐड कर दिया है एट देयर रूट्स. ठीक है, अब हम पहले शीयर फेलियर देख लेते हैं. देखो देखो यहाँ पर ये जो मेरा डायग्राम है इसमें तुमको दिख रहा है कि ये जो रॉड है, ये बीच अंदर वाला जो है ये मेरा रॉड है. रॉड के लिए शीयर कहाँ पर, इसके ऊपर नट आने वाला है. तो ये जो लाइन है इसके लिए द शीयर विल अकर. हाउ? क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर जॉइंट बनाते, मैं यहाँ पे तुम लोगों को डायग्राम बनाकर बताती हूँ उसका. ठीक है, ये है, मैं 2-3 टीथ्स के लिए ही बता रही हूँ. यहाँ पे ये है रॉड और उसके ऊपर है ये कपलर का नट. ओके, ठीक है, तो ये अगर टीथ्स अगर ये शेयर आउट हुए, ये अगर टीथ्स शेयर आउट हुए तो टूट जाने के बाद कैसे होगा कि ये जो है ये प्लेन हो जाएगा और टीथ्स जो है वो टूट के निकल जाएंगे. मतलब ये इस तरह से प्लेन हो जाएगा, रॉड जो है वो आफ्टर शेयर प्लेन हो जाएगा और ये टीथ्स विल ब्रेक आउट. ठीक है, तो हाउ मच एरिया विल शेयर. ठीक है, अगर ये एक टीथ जो है ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो ये सिर्फ इतना बचता है. मतलब एक टीथ के लिए ये इतना सिलेंड्रिकल एरिया जो है वो शेयर होता है. ठीक है, तो ऐसे जितने टीथ्स यहाँ पे कांटेक्ट में है पूरी लेंथ के लिए, ठीक है, उतने सब के लिए वो शेयर होगा. ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाला है हम लोगों ने, सिलेंड्रिकल एरिया. देखो ये अगर मेरे को ये एक सरकमफेरेंस, इसका एक सरकमफेरेंस एरिया मिल जाए, विल इट बी पाई इंटू डी सी. पाई इंटू डी सी रहेगा दैट सरकमफेरेंस. अगर मैं उसको लेंथ से कपलर की लेंथ के, क्योंकि कपलर की लेंथ जितने के लिए वो कॉन्टैक्ट मैशिंग में होते हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे वो एरिया मिल जाएगा. बिल्कुल सेम जैसे तुम लोगों ने पंचिंग शीयर के लिए कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल वही केस है पंचिंग शीयर जैसी. ओके, सो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर शीयर. टाउ इज इक्वल टू W अपॉन पाई डी सी इंटू एल. ठीक है, शीयर होने के पहले जो है वो रॉड्स ऐसी है. ठीक है, शीयर होने के बाद में वो रॉड प्लेन हो जाएगी, उसके ऊपर के टीथ्स निकल जाएंगे, शीयर आउट हो जाएंगे. तो इसलिए ये जो जितना एरिया है ये एरिया यहाँ पे लिखा है मैंने पाई डी सी इंटू एल. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझने में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, यू कैन रिमेंबर इट ऑल्सो, और न्यूमेरिकल्स जब अटेम्प्ट करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कपलर नट, या उतना लेंथ जितने लेंथ के लिए रॉड एंड कपलर नट के जो टीथ्स है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में. ओके, वो डायमेंशन एक बार फिर से मैं तुमको डायग्राम में बता देती हूँ. यहाँ पर ये लेंथ है वो स्मॉल लेटर एल, दोनों साइड तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, दैट इज स्मॉल लेटर L, length of the coupler knot for which the threads are in mashing position.
ओके, सो यहाँ से हमको L मिल गया. नाउ देयर इज़ वन इम्पेरिकल रिलेशन ऑल्सो. एक तो यहाँ से L मिलता है और दूसरा L जो है हमको इम्पेरिकल रिलेशन से मिलता है. अगर तुम्हारे पास नॉमिनल डायमीटर तुमको प्रीवियस स्टेप में मिल गया है तो उसका 1.25 टाइम्स होता है. कभी कभी ये L का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा आता है कैलकुलेशन में, तो हम इसको न कंसिडर करते हुए इसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ये डिसीजन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग वो स्टूडेंट को डिसीजन लेना रहता है कि किस L को उसको फाइनल करना है. अगर वो एकदम कम वैल्यू वाला L फाइनल करेगा तो आगे जाके उसको कैलकुलेशन में रॉन्ग रीडिंग्स मिलते रहेगी. ओके, सो दिस इज द सेकेंड कंसिडरेशन या सेकेंड कैलकुलेशन इन द डिज़ाइन ऑफ रॉड. नाउ थर्ड विल चेक द क्रशिंग स्ट्रेस या चेक क्रशिंग स्ट्रेस इन थ्रेड्स के अंदर क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो हम चेक करेंगे. क्रशिंग स्ट्रेस इन थ्रेड्स. ठीक है, नाउ वेयर द क्रश विल अकर. थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया था वो वाला. ठीक है, ये जो थ्रेड्स है जितने भी टीथ मैश होंगे वो टीथ्स के लिए वो क्रश अकर होने वाला है, बिकॉज टू मैकेनिकल पार्ट्स आर इन प्रेस्ड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन द लोकलाइज्ड कॉम्प्रेशन विल सेट बिटवीन देम. ठीक है, और उसके लिए वी कंसीडर द प्रोजेक्टेड एरिया. ठीक है, अब प्रोजेक्ट है, देखो ऐसे तो एरिया जो है वो ऐसा अप्स एंड डाउन्स है, बट प्रोजेक्टेड एरिया किसी एक टीथ के लिए अगर तुम प्रोजेक्टेड एरिया लो, ठीक है, तो वो एक रिंग रहेंगी. मैं इस साइड में बना रही हूँ तुमको, एक टीथ के लिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, वो रिंग के लिए जो ये आउटर डायमीटर डी आउटर है और इनर डायमीटर जो है वो डी सी कोर डायमीटर है. ठीक है, तो किसी एक रिंग के लिए प्रोजेक्टेड एरिया तुम मुझे बता सकते हो, इट विल बी π/4 इंटू डी आउटर स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर. ठीक है, ये एक रिंग के लिए, एक टीथ के लिए हुआ. लेकिन एल की लेंथ के लिए जितने टीथ्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये जितने टीथ्स मैशिंग पोजीशन में है, उससे हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा टोटल एरिया इन क्रश. ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ आप लोग को. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूले के लिए स्मॉल लेटर n आने वाला है, तो मैं यहाँ पे पहले वो लिख देती हूँ. लेट स्मॉल लेटर n. ये स्मॉल लेटर n क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ थ्रेड्स पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ. नंबर ऑफ थ्रेड्स पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ. ठीक है, और ये स्मॉल लेटर n का पिच के साथ रिलेशन होता है कि ये पिच का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1 में तुमको पिच ऑलरेडी मिला हुआ है पहले के कैलकुलेशन में, तो वहाँ से तुम लोग स्मॉल लेटर n निकाल सकते हो. ठीक है, ये नंबर ऑफ थ्रेड पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ है, तो l लेंथ के लिए फॉर l लेंथ ऑफ द कपलर नट कितने टीथ्स होंगे फॉर l लेंथ. ठीक है, नंबर ऑफ टीथ्स विल बी n into l. Number of teeth will be n into l. Okay, then the area under crush, area of teeth under crush, इसके लिए मैं अलग से एरिया लिख देती हूँ. दैट विल बी π/4 इंटू डी आउटर स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू n इंटू l. मैंने तुमको बताया कि एक टीथ के लिए एरिया इतना है, तो जितने टीथ्स कांटेक्ट में उसके लिए एरिया कितना होगा इंटू n इंटू l. उतने सर्कुलर रिंग्स जो है, इतने हॉलो सर्कुलर रिंग्स जो है वो सब अंडर क्रश में. ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ क्रश के लिए फॉर्मूला. सो द क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी के विल बी W upon the area under crush. Area under crush is π/4 into d outer square minus dc square into n into l. ओके, सो फ्रॉम हियर अब यहाँ पे हमको n जो है वो हमारे पास हमको जो n का वैल्यू जो है वो पिच से मिल जाता है. l हमको पता है, dc डी आउटर सब पता है, तो विल जस्ट चेक वेदर द क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द टीथ इज विद इन द सेफ लिमिट और नॉट. तो जो सेफ लिमिट है उससे हम उसको कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर हमको ये स्टेप में क्या करना है, कंपेयर सिग्मा सी के वैल्यू विद गिवन परमिसिबल वैल्यू. गिवन परमिसिबल से उसको हम लोग चेक करेंगे. ओके, सिग्मा सी की को जो है हमको चेक करना है. ठीक है, सो दीज ये 3 कैलकुलेशंस है अंडर द स्टेप नंबर 1 दैट इज डिज़ाइन ऑफ रॉड. ओके,
now make its proper record. Now I'll take the step number 2. Step number 2 है, step number 2 is design of coupler nut. Design of coupler nut. now जो कपलर की बॉडी का वो पार्ट जितने के लिए थ्रेड है उसको हम कपलर नट बोलते हैं, ठीक है। तो कपलर नट में क्या डायमेंशन है, एक तो लेंथ, कितनी लेंथ के लिए कपलर नट के थ्रेड्स बने हुए हैं, इंटरनल थ्रेडिंग है, और उसका डायमीटर होता है कैपिटल लेटर डी। तो उसमें से एल तो हम लोग प्रीवियस स्टेप में ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें जो 2 अल्फ़ाबेट आने वाले एल एंड कैपिटल लेटर डी, इसमें से एल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बचा डी। हम एक ही फेलियर उसमें कंसीडर करते हैं एंड दैट फेलियर इज फेलियर ड्यू टू टेंशन। ओके, सो कपलर नट के पार्ट के लिए फेलियर का टेंशन, फेलियर ड्यू टू टेंशन, ये इसके लिए हम कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली जो सेक्शनल एरिया, जो सेक्शन यहाँ पर बनेगा कपलर नट की बॉडी के लिए बनेगा, वो वाला सेक्शन का हम एरिया कंसीडर करेंगे। तो ये विल इट बी लाइक अ हॉलो सर्कुलर, वो हॉलो सर्कुलर होएगा जिसका आउटर डायमीटर कैपिटल लेटर डी है, और उसका इनर डायमीटर जो है वो हम, ये जो हमारा नट एंड बोल्ट का जो डी ओ था, मतलब नॉमिनल डायमीटर, वो हम कंसीडर करते हैं बिकॉज वी आर डिजाइनिंग नट। नट के लिए जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो डी नॉमिनल होएगा, डी ओ रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो नॉमिनल डायमीटर, ये वाला डायमीटर रहेगा कपलर के लिए, मिनिमम डायमीटर ये रहेगा नट के लिए। सो हियर, या अगर तुम लोगों को उसका डायग्राम चाहिए तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। ये वो जो सेक्शन मैंने बनाया था उसका डायग्राम ऐसा रहेगा, बिकॉज उसको इंटरनल थ्रेड्स बने हुए, इसका ये डायमीटर कैपिटल लेटर डी है, और इसमें 2 डायमीटर्स है थ्रेड वाले पार्ट में, एक तो कोर ये वाला है और एक तो ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, नट के लिए, ये नट है ना, तो नट के लिए मिनिमम कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, दिस इज डी ओ, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका। ओके, सो मेरा फॉर्मूला बन गया टेंशन के लिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है ये, सिग्मा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई बाई 4 इंटू कैपिटल लेटर डी स्क्वायर माइनस डी आउटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ कैपिटल लेटर डी, एक तो यहाँ से मिलेगा, दूसरा उसके लिए एक और इम्प्रिकल रिलेशन है, वो मैं रिलेशन भी यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो फिर यहाँ से मिलेगा, बिकॉज कभी कभी ये कैलकुलेशन से हमको वैल्यू बहुत छोटी मिलती है, या तुमको समझ आ जाती है कि ये करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुम ये जो रेंज है इसमें से किसी भी रेंज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कैपिटल लेटर डी होता है 1.25 टाइम्स ऑफ डी आउटर से 1.5 टाइम्स ऑफ डी आउटर तक, तो तुम 1.25, 1.3, 1.4, 1.5 तक के कोई सा भी फैक्टर ले सकते हैं, यू विल गेट कैपिटल लेटर डी विद इम्पिरिकल रिलेशन। इन दोनों में से जो भी करेक्ट वैल्यू रहेंगी विल सिलेक्ट दैट वैल्यू। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 2, डिजाइन ऑफ कपलर नट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, that is step number 3. Step number 3 is design of coupler. Now it is coupler, design of coupler, and in this we are going to design the alphabets, capital letter D1, capital letter D2, D1, D2, length of coupler, length of कपलर एंड थिकनेस, ठीक है। जो D1 D2 है ये हम कैलकुलेट करेंगे, और बाकी के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द एम्पिरिकल रिलेशंस। ओके, मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग पहले लिखा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर D के लिए मीनिंग है डायमीटर ऑफ द कपलर नट, डायमीटर ऑफ कपलर नट था ये, ठीक है। यहाँ पे D1 एंड D2 के लिए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लेट कैपिटल लेटर D1 इज इनसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर, इनसाइड डायमीटर ऑफ कपलर, एंड कैपिटल लेटर D2 इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ कपलर।
कैपिटल लेटर D2 इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ कपलर. Now in this diagram you can see D1 and D2. This is inside diameter D1 एंड दिस इज़ D2. देखो ये जो नट का थ्रेडेड वाला पार्ट है, ये छोड़ के जितना बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड कपलर, उसको हम कपलर बोलते हैं. बट कपलर एंड कपलर नट ये दो अलग अलग पार्ट्स नहीं है, इट इज़ इंटीग्रल बॉडी. जितने के लिए थ्रेडिंग है उसको नट बोलेंगे और बाकी को सिर्फ कपलर बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऐसा हॉलो पार्ट है. हॉलो किस लिए है? बिकॉज ये जब रॉड्स है, जब हम स्क्रू इन स्क्रू आउट करेंगे तो अंदर स्पेस होना चाहिए उसको कम ज़्यादा करने के लिए. इट इज़ एडजस्टेबल जॉइंट, मतलब ये रॉड की जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकता है. तो इसका बॉडी का ये जो अंदर वाला डायमीटर दैट इज D1 और ये आउटसाइड डायमीटर इसको हम कैपिटल लेटर D2 से लिखते हैं. ठीक है, तो अगर इसमें हम क्या स्ट्रेस वी आर गोइंग टू कंसीडर द टेंसाइल स्ट्रेस, द टेंशन. ओके, सो टेंशन के लिए हम मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके लिए हम यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे. यू कैन ईजीली इमेजिन एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन बनेगा वहाँ पे, जिसका आउटर डायमीटर कैपिटल लेटर D2 है एंड इनर डायमीटर जो है वो कैपिटल लेटर D1 है. ठीक है, so I'll write that failure due to tension. Failure due to tension. ओके, फेलियर ड्यू टू टेंशन. मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल उसका एरिया बना देती हूँ. सिंपल हॉलो सर्कुलर है जिसका आउटर D2 है एंड इनर D1 है. सो फॉर्मूला जो है उसका बहुत ही सिंपली यू कैन राइट इट्स फॉर्मूला. सिग्मा T इज इक्वल टू W अपॉन π/4 D2 स्क्वेयर माइनस D1 स्क्वेयर. W अपॉन π/4 D2 स्क्वेयर माइनस D1 स्क्वेयर. ठीक है, यहाँ से अब तुम बोलेंगे कि D1 एंड D2 बोथ आर अननोन. इसमें D1 और D2 अननोन है बिकॉज प्रीवियस किसी भी स्टेप में हम लोगों ने कैपिटल लेटर D1 या D2 कैलकुलेट नहीं किया है. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो D1 है उसके लिए एक इम्पिरिकल रिलेशन है. सो लेट दैट विल यूज़ दैट रिलेशन, दैट इज़ D1 इज इक्वल टू D आउटर प्लस वो रिलेशन है 6 to 8 मिलीमीटर. 6, 7, 8 तीनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ करो, उतना ऐड कर दो D आउटर के साथ में, यू विल गेट D1. सो D1 का जो वैल्यू इम्पिरिकल रिलेशन से मिलेगा वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे. तो अब बच गया सिर्फ D2 अननोन. सो यहाँ से हमको इस कैलकुलेशन से हमको D2 मिल जाएगा. ओके, सो इन दिस स्टाइल वी कैन कंप्लीट द न्यूमेरिकल. अब इसमें जो लेंथ ऑफ कपलर एंड थिकनेस रह गया है उसके लिए भी वी आर गोइंग टू यूज़ द इम्पिरिकल रिलेशंस. लेंथ ऑफ द कपलर होता है 6 टाइम्स ऑफ D. लेंथ ऑफ कपलर ये होता है 6 टाइम्स ऑफ D आउटर, मतलब जो नॉमिनल डायमीटर पहले कैलकुलेट किया हुआ है वही. एंड थिकनेस ऑफ कपलर, इसके लिए भी हम लोग एक इम्पिरिकल रिलेशन यूज़ करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. थिकनेस ऑफ कपलर स्मॉल लेटर T. ऐसे भी तुम्हारे पास अगर D1 और D2 है तो वहाँ से भी तुम लोग थिकनेस निकाल सकते हो, या यू कैन सिंपली राइट इट्स 0.75 टाइम्स ऑफ D आउटर. ओके, सो दीज मेनी स्टेप्स आर देयर इन द डिज़ाइन ऑफ टर्नबकल. ठीक है, एक बार फिर से तुम लोगों को बता देती हूँ. ठीक है, ये दिस इज़ द डायग्राम. द डायग्राम इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, 2 रॉड्स है थ्रेडेड, जो 2 रॉड्स हमको जिनको ज्वाइन करना है वो थ्रेडेड है. ठीक है, और वो कपलर नट के अंदर वैसे ही सेम साइज़ का इंटरनल थ्रेडिंग है तो उसके साथ मैश हो जाता है दोनों साइड से. अगर एक साइड का राइट हैंडेड थ्रेड्स रहेंगे तो दूसरी साइड में लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होते हैं. ओके, ना जितने लेंथ के लिए थ्रेड्स होता है कपलर में उसको कपलर नट बोलते हैं, बाकी की बॉडी को सिंपल कपलर बोलते हैं. ठीक है, जो थ्रेडेड पार्ट्स है नट एंड बोल्ट का ये जो पेयर है उसके लिए जो अल्फ़ाबेट्स है वो DC कोर डायमीटर, द नॉमिनल डायमीटर DO एंड द पिच, स्क्रू का पिच. ये कैलकुलेशंस जो है इसमें से किसी एक को हम कैलकुलेट करते हैं और बाकी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड टेबल से लेते हैं. ओके, ना बाकी जो कपलर नट रहेगा उसका ये लेंथ है स्मॉल लेटर L, उतना लेंथ जितने के लिए थ्रेड है. बुक में ये लेंथ जो है वो कुछ अलग बताई हुई है बट वो देखने की ज़रूरत नहीं है. जितने लेंथ के लिए थ्रेड्स है दैट इज़ स्मॉल लेटर L.
ओके। एंड कपलर नट का ये जो आउटर डायमीटर है दैट इज कैपिटल लेटर डी, कपलर की बॉडी के लिए जो इंटरनल डायमीटर है दैट इज कैपिटल लेटर D1, आउटर डायमीटर जो है वो कैपिटल लेटर D2 एंड थिकनेस इज स्मॉल लेटर T। ओके, देयर आर मेनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप डिज़ाइन ऑफ रॉड, डिज़ाइन ऑफ नट एंड डिज़ाइन ऑफ कपलर, ठीक है। एंड मेनली वी आर गोइंग टू कंसीडर द टेंसाइल फेलियर। तीनों में टेंशन ही कंसीडर होता है, बट थ्रेड्स के लिए सिर्फ हमको टेंशन के साथ में शियर और क्रशिंग ये 2 एक्स्ट्रा कंसीडर करना पड़ता है। ओके, सो गो थ्रू इट एंड मेक द कंप्लीट रिकॉर्ड, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन योर नोटबुक, गो थ्रू इट, उसको प्रॉपरली पढ़ो, अच्छी तरह से समझो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन टर्न बकल।